तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद है क्या था? डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर। ये कुछ नया नहीं, ये तीनों डायमेंशन में डबल पार्शियल डेरिवेटिव है। मेन इक्वेशन क्या है, उसमें आगे क्या लगता है, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस बी इंटू साई बराबर 0। साई क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, क्लाउड जो बनता है उसकी इक्वेशन है। तो अब आप लिख लो क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स आर द रूट्स ऑफ लिख लो क्वांटम नंबर्स आर द रूट्स ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बातचीत मत करिए। क्वांटम नंबर्स आर द रूट्स ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। क्वांटम नंबर्स आर द रूट्स ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्ट, क्या छोड़कर, लिख लो एक्सेप्ट स्पिन क्वांटम नंबर, ये लिखना बहुत जरूरी है। स्पिन क्वांटम नंबर इसका रूट नहीं है। क्या क्या है ध्यान से देखो। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक्चुअली देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ये बताया गया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऐसा है, पहले शेल होता है, QMM बोलते हैं इसी को। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का ये कहना है, क्या कहना है कि एक शेल होता है। क्या होता है, एक शेल, मतलब शेल के अंदर सब सेल होती है। क्या होती है, सब सेल, और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन। इसी को बोला गया है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और यही चारों एक एक नंबर से डिनोट किए जाते, बताए जाते हैं। बोला क्वांटम नंबर्स अगर एट लास्ट आप देखोगे ना, एट एंड, तो क्या पता चलेगा, ये सेट ऑफ 4 नंबर्स है जो एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, पोजीशन बताता है। जैसे आप जीपीएस सिस्टम नहीं काम करता है, बिल्कुल वैसा ही है जीपीएस किसका, इलेक्ट्रॉन का। उसमें 4 कोऑर्डिनेट चाहिए उसको वहां तक पहुंचने के लिए, उन्हीं चारों को क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। तो देखो शेल कौन है जो शेल बताता है, एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बताता है, एल सबसेल बताता है, एम ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल बताता है, और एस स्पिन बताता है। यह है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बोला गया एटम में एक शेल है, न्यूक्लियस तो होता ही होता है, उसके न्यूक्लियस के बाहर की दुनिया कैसी है, तो उसमें बताया गया एक शेल होता है, उसको प्रिंसिपल शेल बोलते हैं। उस शेल के अंदर सबसेल होती है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा होता है। समझ पाए आप। और इसमें यह भी बताया गया कि ये इनफाइनाइट स्टोरी की बिल्डिंग इमेजिन करो। अगर आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फील करना चाहते हो तो आप एक ऐसी बिल्डिंग इमेजिन करो जो इनफाइनाइट फ्लोर की हो, ठीक है, और न्यूक्लियस में यानी बेसमेंट में न्यूक्लियस हो, फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, इसी को यहाँ पर प्रिंसिपल सेल बोलते हैं जो फ्लोर है। बेसमेंट में न्यूक्लियस है, फर्स्ट फ्लोर जाओ तो पूरा एक हॉल बना है, उसमें और कुछ नहीं है, उसी को फर्स्ट प्रिंसिपल सेल बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट बोला गया था इसी को बोहर मॉडल में, यहाँ पर सेल बोला जाता है। उसमें सब सेल एक ही है, एस सब सेल, ऑर्बिटल भी एक ही है। मतलब एस वाला जो है ना पूरा फर्स्ट फ्लोर पूरा एक हॉल है, उसी का एस सब सेल नाम है, वो फर्स्ट फ्लोर है, उसी का एस सब सेल है, उसी के अंदर एक एस ऑर्बिटल है। जब आप सेकंड पे जाओगे ना तो बोला गया सेकंड में 2 सब सेल हैं। जितना फ्लोर नंबर होगा उसी को यहाँ ऑर्बिट नंबर या सेल नंबर बोलते हैं, प्रिंसिपल सेल, उतने उसमें डिपार्टमेंट होंगे। 5th में जाओगे तो 5 डिपार्टमेंट होंगे, 6th में जाओगे तो 6 होंगे, उसी को सब सेल बोला जाता है। सेल के बाद क्या आता है, सब सेल, सेल के बाद सेल मतलब फिर सब सेल, फिर
उसके अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का स्पिन। मान लो आप 5th फ्लोर पर गए तो उसमें तो कितने डिपार्टमेंट बने होंगे? 5। 6th में 6, 8 में 8, 10 में। लेकिन उन डिपार्टमेंट की नंबरिंग 1 से शुरू नहीं होगी, टोकन नंबर्स जनरेट होते हैं। मतलब जैसे मान लो आप 2nd फ्लोर पर गए ना, तो 2nd फ्लोर पर 2 आपको डिपार्टमेंट दिखेंगे, एक एस होता है एक पी होता है, उसी बोलते हैं 2S एंड 2P। लेकिन वहां पर 1 और 2 नंबरिंग 1, NH सेल में कितने होंगे ऐसे डिपार्टमेंट? तो NH सेल में N होंगे ना। Nth एक्साइटेड स्टेट में कितने होंगे? Nth एक्साइटेड स्टेट मतलब सेल नंबर N+1। तो जो सेल का नंबर होता है उतने ही डिपार्टमेंट होते हैं, याद करना भी आसान है। 8वें फ्लोर पर जाओगे मतलब 8th प्रिंसिपल सेल पे जाओगे तो 8 आपको मिलेंगे। क्या? 8 सब सेल मिलेंगे, मतलब 8 डिपार्टमेंट होंगे, SP-D8 या SP-DF GH IJ ऐसे। तो ये बताया गया कि इनका जो डिपार्टमेंट है उनकी नंबरिंग कैसे करोगे आप? तो बोला गया 0 से करना पड़ेगा, 1 से नहीं किया गया क्योंकि एक्चुअली फिट नहीं हो रहा था। अभी आप देखोगे ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम भी आता है, ऑर्बिट का तो होता ही है NH/2π, ऑर्बिट अलग है ऑर्बिटल अलग है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एडजस्ट करने के लिए कहा गया 0 से अगर नंबरिंग करोगे तो फिट बैठेगा। तो इसलिए जो सेल बनते हैं ना ऊपर, सेल के अंदर सब सेल बनते हैं, उनको जैसे हॉस्टल में आप रहते होगे उसमें रूम नंबर होता है 102, 101 ऐसे ऐसे होता है ना, 101, 2, 3, 4 फर्स्ट फ्लोर हो गया, सॉरी 2nd फ्लोर हो गया, 3rd पे क्या होगा 201 ऐसे करके, एक बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर होगा ऐसे ही। तो इसमें भी SP-DF जो ये है ना, आप मान लो 0 से नंबरिंग होती है, तो अगर NH सेल में N सब सेल हैं और आप उनकी नंबरिंग 0 से करोगे तो N-1 तक जाएगा कि नहीं? आपने अगर 1 से स्टार्ट करते 10वें फ्लोर पर हो तो 10 ब्लॉक दिखेंगे आपको वहां एक लाइन से 10, आप कहोगे 1 से नंबरिंग करूंगा तो 1 से 10 तक जाता, 1 2 3 4 5 6 से 10 तक। लेकिन आपने शुरुआत किया 0 से क्यों किया गया? वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करने के लिए। तो इनमें जो ब्लॉक बनेंगे ना सब सेल, उसी को बोला जाता है, उसकी नंबरिंग 0 से होती है, इसलिए N-1 तक जाता। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि जब आप L की वैल्यू निकालते हो तो 0 से N-1 तक होता है कि नहीं होता है? हर किसी n के लिए L क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L क्या सीखा था आपने? 0 to N-1। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि 0 से शुरुआत होती है, हर किसी सेल में उतने ही सब सेल होते हैं। तो आप कहोगे 1 से नंबरिंग करोगे तो अगर 10 है तो 10 आएंगे, लेकिन नंबरिंग 0 से होती है इसलिए 1 कम तक आता है, 0 से 9 तक ही वो 10 हो जाएगा पूरा, इसलिए 0 से N-1 तक लिया जाता है L की वैल्यू। फिर जब L आएगा ना तो L में देखा गया, एक्चुअली ये सब ऑर्बिटल आपने देखा होगा, सुना भी होगा, S ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, P डम्बल्ड होता है, D डबल डम्बल्ड होता है, F कॉम्प्लेक्स शेप का होता है, सुना है ना ये सब। तो अब आता है अगर एटम को किसी ने देखा नहीं तो फिर इसको कहां से देख लिया? एटम ही नहीं देखा किसी ने, तो फिर ऑर्बिटल तो बहुत छोटी चीज है उसके रिस्पेक्ट में, तो ऑर्बिटल कहां से देख लिया? तो ऑर्बिटल देखा नहीं गया, ये एक्चुअली मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व होती है कि इस वाले से देखो ये रूट्स निकले हैं, तो इसी में ऐसी ऐसी जगह पॉइंट आउट होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो एक उसमें स्फेरिकल रीजन निकल कर आता है, स्फेयर की इक्वेशन आती है। क्या आता है? एक स्फेयर की इक्वेशन बनती है, तो उसी को एस ऑर्बिटल बोला गया कि इस रीजन में। ऐसे आप समझो जो बोहर मॉडल था और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बोहर मॉडल में फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आपने देखा था कितना था? 0.0529 एंगस्ट्रॉम। कितना था? हाइड्रोजन के लिए उसको आप राउंड ऑफ करो तो 0.53 एंगस्ट्रॉम मान सकते हो। जब आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से निकालोगे ना, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, उसमें बोला गया पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल होता था ऐसे घूमता, उसकी रेडियस फिक्स की गई थी कि ये रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट की, पार्टिकल है, और पार्टिकल के जैसे आप मान लो एक रस्सी में आप छोटा सा पार्टिकल बांध लो, उसको घुमाओ ऐसे, तो आपको दिखेगा कि इस रेडियस पे घूम रहा है। तो ऐसा बताया गया था बोहर मॉडल में। इसमें बोला गया ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर कहीं भी हो सकता है, इतने में है वो पूरा। एक स्वीप क्या कर रहा है? एक एरिया कवर करता है, वॉल्यूम कवर करता है, इतने में है। तो उसमें भी जब आप यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी आपको उसी जगह पे मिलेगा। कितने पे? मतलब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव की तरह चल रहा है ऐसे ऐसे, तो उसमें भी जब आप मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना तो भी 0.53 एंगस्ट्रॉम पे ही मिलेगा, उसका पीक उसी डिस्टेंस पे जाके बनेगा। जो बोहर ऑर्बिट था फर्स्ट ऑर्बिट,
अभी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से भी जब आप 1s ऑर्बिटल का ग्राफ बनाओगे तो उसका भी मैक्सिमम क्लाउड जानते हो कहाँ पाया जाएगा? उसी वैल्यू पर जहाँ पर बोहर मॉडल में बताया गया था फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। उसमें कहा गया था बस उतने में फिक्स है, उसके आगे पीछे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इसमें बोला गया नहीं, उसका क्लाउड होता है, उस क्लाउड की इंटेंसिटी कम है, उस डिस्टेंस पे सबसे ज्यादा है, जिसको ऑर्बिट बोला गया था। कहाँ पर? बोहर्स मॉडल में, जिसको आप फर्स्ट ऑर्बिट बोलते थे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आप जब कैलकुलेट करोगे इसमें बोला इलेक्ट्रॉन माइनस इन्फिनिट से 0 से प्लस इन्फिनिट तक कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कहाँ पाई जाएगी? जो बोहर रेडियस थी वहीं पे पाई जाती। समझ पाए? अभी आएगा ग्राफ तब फिर से बता दूंगा। अभी मैं आपको क्या बता रहा था, 4 क्वांटम नंबर क्या क्या है। तो एक पहला है जो आपको बताया इस मॉडल के हिसाब से स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। एक इनफाइनाइट स्टोरी की बिल्डिंग है, उसके बेसमेंट में न्यूक्लियस है, फर्स्ट फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर पूरा एक हॉल है। सेकंड फ्लोर में जाओगे तो 2 पार्टीशन है, एक S एक P, उसी को सबसेल बोलते हैं। एक का नाम 2S है, एक का 2P है। थर्ड में जाओगे तो 3 का मतलब 3 SPD, 3S 3P 3D। ऐसे 4 में जाओगे तो 4 4S 4P 4D एंड 4F। 5 में जाओगे तो क्या होगा? 5S 5PDFG। 5G भी शुरू होता है, 5G होता है बट भरा नहीं अभी किसी एलिमेंट में। अभी तक 118 एलिमेंट की जगह है पीरियोडिक टेबल में, उसमें अभी तक G ऑर्बिटल किसी का भरा नहीं है। नहीं तो G ब्लॉक भी नीचे बना हुआ दिखता है आपको। SPDF 4 ब्लॉक क्यों बने? क्योंकि जितने एलिमेंट अभी तक नोन है सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन SPDF में ही फुलफिल हो जाता है। अभी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं पाया गया जिसमें G सबसेल की शुरुआत हो। जिस दिन पाया जाएगा सीधे उसी के नीचे G ब्लॉक बन जाएगा। किसके नीचे? SPD है ना, S इधर S है, फिर उधर P है। इसको 2 भुजाएं मान लीजिए, S और P को, D बीच में है, फिर F उसके नीचे है। उन सबको घर से बाहर निकाल दिया गया है। हाँ, रेडियो एक्टिव डेंजरस एलिमेंट है। जैसे कोई क्रिमिनल हो जाता है ना तो घर वाले उसको बोलते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं, वैसा ही है। वो F ब्लॉक सब रेडियो एक्टिव है, डेंजरस एलिमेंट्स हैं वो सब। एक्चुअली जगह देखो D वाले फुलफिल कर चुके हैं, बाद में 4F में फिलिंग होती है। तो 4F में फिलिंग होने की वजह से वहाँ जगह थी नहीं तो वहाँ शिफ्ट कर दिया। एक्चुअल में आप पूरे F ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर देखोगे तो 3 होता है। क्या होता है? एक ही ग्रुप में एक ही जगह पे सब हैं, 28 एलिमेंट हैं। वो एक 4F और 5F की वजह से ऐसा होता है, वो आपको पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा। लेकिन पीरियोडिक टेबल ये जो आप पढ़ते हो ना मॉडर्न, इसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद ही बनाया गया, रिवाइज किया गया। नहीं तो उसके पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल चलती थी, 150 साल तक लोगों ने वही याद किया था। तब उस समय मानते थे कि एटॉमिक मास सब कुछ डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? एटॉमिक मास में क्या क्या होता है? N+P। जैसे इंसानों में दिल और दिमाग होता है ऐसा मान लो, सब कुछ वही डिसाइड करता है। ऐसे एटम के अंदर भी है, उसको आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही मान लो अपना। क्या इसी से सारे डिसीजन आदमी लेता है ना, ब्रेन और हार्ट से, यही 2 चीजें कंट्रोल करती हैं। तो ऐसे एटम के अंदर उसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। फिर बहुत समय के बाद कुछ पता चला, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मोजलेज एक्सपेरिमेंट। तो उसमें ये पता चला ना, नहीं इसमें सिर्फ प्रोटॉन सब कुछ डिसाइड करता है। क्या? प्रोटॉन डिसाइड करता है, मतलब ब्रेन डिसाइड करता है, ऐसा आप मान लो। क्या डिसाइड करता है? ब्रेन डिसाइड करता है। हाँ, ब्रेन। क्योंकि अगर आप कहोगे हार्ट से डिसीजन होता है तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ब्रेन वो चल किससे रहा है? ब्रेन से ही। ब्रेन इन मशीन है, वही सब कुछ चला रहा है, ऐसे आप मान लो। फिर आप कहोगे ब्रेन कौन चला रहा है? तो वही सुपर पावर। अभी उसको साइंस को इसका जवाब नहीं पता है, समझ पाए? लेकिन हाँ, एक चीज का है कि ब्रेन को ब्लड पंप तो हार्ट ही कर रहा है। हार्ट कहेगा अगर मैं पंप नहीं करूंगा तो फिर ब्रेन क्या कर लेगा। और उसमें भी जो पंप होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है हार्ट के अंदर। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। जो आप देखते हो ना, वो क्या कराते हैं लोग? हाँ, ECG में वो मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। वो क्या होता है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो चलो अभी इस पर आते हैं। देखो L तक आप समझ गए, 0 से N-1 तक होगा।
फिर कहा गया जब आप फर्स्ट सेल में रहोगे तो एक ही बॉक्स, ट्रंक आप जानते हो ट्रंक होता है, गेम वूम में देखा होगा कभी। तो फर्स्ट में एक ही मान लो आप फर्स्ट फ्लोर पर थे, फर्स्ट प्रिंसिपल सेल था, उसमें एक ही सब सेल है, उसका नाम एस है, तो उसको 1s बोलते हैं। फिर कहा गया 1s में कितने ऑर्बिटल, तो एक ही होता है, एक ट्रंक है, मतलब मान लो एक ट्रंक है, उसी को ऑर्बिटल बोलते हैं, एस ऑर्बिटल बोलते हैं। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एक जब आप उस ट्रंक को ओपन करोगे तो आप ऐसे मान लो कि 2 चीजें हैं घूम रही हैं, स्फेयर्स हैं वो घूम रहे हैं, एक क्लॉक घूम रहा होगा, एक एंटी। इसके पीछे भी ये भी आगे आप पढ़ोगे कि ये किसने बताया था कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑपोजिट घूमेंगे, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, आगे वो सीखना आपको। मतलब 2 की वजह ये बताई गई कि 2 अगर क्लॉक और एंटी क्लॉक घूमेंगे तभी सिस्टम स्टेबल हो पाएगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि एक क्लॉक घूमेगा, मान लो अपनी जगह पर ऐसे घूम रहा है एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, ऐसे स्फीयर इमेजिन कर लो, जैसे आप लोग लट्टू नचाते हो ना, मान लो 2 नचा दिए एक साथ, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, ऐसे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा एक जगह पे। तो कहा गया एक जो घूमेगा तो वो अगर क्लॉक घूम रहा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगी डायरेक्शन, दूसरा एंटी होगा तो नीचे होगी, सब कुछ सेम है तो एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है वो इसी वजह से उसके फोर्स इनबैलेंस होता है, जिसकी वजह से उसमें अलग प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती। तो 2 ही, अब आपको के 4 में भी तो हो सकता है ऐसा, 4 में भी फील्ड न्यूट्रलाइज हो जाएगी, 3 में नहीं होगी, 4 में हो सकती है, 6 में हो सकती है, 3 क्लॉक 3 एंटी। तो बोला गया इतने सेम चार्ज को इतने कम डिस्टेंस में रखोगे तो रिपल्सन इतना ज़्यादा होगा कि 2 से ज़्यादा 3 4 6 सिस्टम मतलब वो फेल हो जाएगा। जैसे कल आपको बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो नहीं सकता और एरर उतना ज़्यादा आ रहा जितना स्पीड ही नहीं पॉसिबल है, तो ऐसी बात आ जाएगी। तो उसी को पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोला गया था, वो भी आएगा इसमें। चलो कंक्लूजन क्या निकलता है, 4 नंबर्स हैं, आप लिख लो इनकी डेफिनेशन पहले। आप लिखो क्वांटम नंबर्स आर सेट ऑफ 4 नंबर्स, क्वांटम नंबर्स आर सेट ऑफ 4 नंबर्स which represents the exact location of electron in 3-dimensional space, in 3-dimensional space. Quantum numbers are set of 4 numbers which represents the exact location of electron in 3-dimensional स्पेस। एक एक करके सीखना है, एन क्या बताता है, एल क्या बताता है, और ये एक एक ये सीख लोगे तो फिर इसके बाद वही आते हैं 3-4 रूल है, अफबाउ रूल है, पॉलीज रूल है और हुर्न्स रूल है। फिर उसके बाद बोहर बरी रूल है, n+l रूल उसी को बोलते हैं एनर्जी भरने के लिए। हाँ, इसके बाद फिर ऑर्बिटल का डायग्राम, ग्राफ, मैग्नेटिक मोमेंट, वो सब छोटी चीजें हैं, 2 क्लास में लगभग हो जाएगा, एक एक करके आप लिख लो। ये 4 नंबर है, उसमें से ये स्पिन वाला श्रोडिंगर का पार्ट नहीं है, आपको पीछे बताया। तो अब आता है एन क्या क्या बताता है, बताओ एन का नाम क्या है, पहले नाम बता दो। एन को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। दूसरा सेकंड बोलो एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सी पार्ट बताओ तीसरा, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डी होता है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको s से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन्हीं के बारे में सीखना है, तो आप पहला लिखो। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या बताता है, किस प्रिंसिपल सेल में है, वही उसी को सेल कहा जाता है, किस सेल में है, तो आप लिख लो पहला। इसके 8-10 पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट है, यही पूछा भी जाता है।
अच्छा, तो अगर आपसे बोला जाए फिफ्थ सेल में और एक कोई बोले नहीं मैंने जो इलेक्ट्रॉन देखा आठवें सेल में, तो किसका नजदीक होगा? फिफ्थ वाला। दो बच्चों ने इलेक्ट्रॉन एक साथ देखा, एक ने आठवें सेल में देखा, एक ने 12वें सेल में, किसका इलेक्ट्रॉन नजदीक होगा न्यूक्लियस से? आठवें वाला। तो डिस्टेंस भी बताएगा कि नहीं फिर एन। और आपने जो एम वी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई पढ़ा था, अभी मैंने आपको क्या बताया, जो बोहर मॉडल में ऑर्बिट था, जो बोहर ऑर्बिट में ऑर्बिट सॉरी बोहर मॉडल में ऑर्बिट था, वही यहाँ शेल हो जाता। तो n की वैल्यू ये एक दूसरे को मैच करेगी। मतलब वहां पर आपने पढ़ा था एम वी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई, वो ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम था, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम था। तो वो n जो है ना, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। आपने हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक के लिए टोटल एनर्जी निकाला था, टोटल एनर्जी क्या था? -13.6 जेड स्क्वायर बाई, तो वहां पर n क्या है? n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। ऑर्बिट नंबर मतलब शेल नंबर, जहां जहां n आप यूज करते हो वही है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बहुत सारी चीजें बताता है, एक एक करके अभी लिखने वाले हैं। तो पहला लिखो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला पार्ट देखो क्या है। इट रिप्रेजेंट्स क्या? इट रिप्रेजेंट्स द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? जल्दी बोलिए। पॉसिबल वैल्यूज एन आर 1 to इन्फिनिट, मतलब फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। एक बात। दूसरा, अच्छा अगर n बराबर 1 है तो उसी को केस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केस सेल। n बराबर अगर 2 है तो एल सेल, n बराबर 3 है तो एम सेल, n बराबर 4 है तो एन सेल। इसके बाद बताओ, ओ पी क्यू आर ऐसे आएगा। ऐसे मतलब आपको इतने से काम चल जाएगा। दूसरा ये और क्या बताता? तो ये डिस्टेंस बताता। किसका? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस भी बताता है। तो लिखो दूसरा पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। It represents distance of electron from nucleus। ठीक है। इसके बाद तीसरा लिखो आप, इट रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या था जरा बताओ? हाँ, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक के लिए तो वही होता था ना। तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ, बताओ ई एन बराबर क्या था? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या क्या था? और आयन पर एटम और पर आयन। ठीक है। चलो फोर्थ, इट रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। क्या? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम।
क्या होता है एम वी आर बराबर NH बाई 2 पाई। क्या होता है एम वी आर बराबर NH बाई 2 पाई। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। ये साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है। क्या होगा, इट रिप्रेजेंट्स साइज ऑफ ऑर्बिटल। जैसे देखो 1s से ज्यादा बड़ा 2s होगा, 2s से 3s ज्यादा बड़ा होगा। तो क्या बदल रहा है बताओ, ये n जो इसके सामने नंबर लिखा है ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो है। ये जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा, एनर्जी भी बढ़ेगी। एनर्जी के बारे में आपको बताया, जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है जो आप चाहते हो, जो फर्स्ट में है, सेकंड में है। जैसे मान लो आप 5th फ्लोर में है, 6th में है, 7th में है, 3rd फ्लोर में कहाँ है, तो उसके लिए पहले आप मान लो आपको आपके घर पे जाना है, आपका घर 8वें फ्लोर पर है, तो आप क्या करोगे, पहले फ्लोर किसी को बुलाओ बताओगे तो क्या बोलेगा, मान लो रिलेटिव को बताना आपको, या आप शिफ्ट करके यहाँ आ गए तो आप कहोगे इस फ्लोर पर आना। मान लो उस फ्लोर पे बहुत सारे ब्लॉक डिपार्टमेंट बने ABCD हैं, तो उसमें बताओगे इस फ्लोर पर इस ब्लॉक में आना। उस ब्लॉक में ये आप मान लो उस ब्लॉक में ये रूम नंबर बताओगे कि ये है, या फ्लैट नंबर बताओगे। फिर मान लो उसमें 2 बच्चे रह रहे हैं तो उसका आप बताओगे कि ये वाला इस साइड है, वो वाला इस साइड है, तो वो पहुंच जाएगा आदमी वहां तक। बिल्कुल ऐसे 4 नंबर हैं जो इलेक्ट्रॉन के 3D में ये चारों नंबर बताते हैं, आप उस लोकेशन तक पहुंच जाओगे। तो n क्या क्या बताता है वो उसके बारे में बताया। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सवाल आते हैं कि कौन कौन सा सही है अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं कितने फॉल्स हैं, ये सब आता है। एक बात हो गई। दूसरा लिखो आप L में क्या है, L एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है, अभी आपको बताया था ये सब सेल बताता है, ये बहुत कुछ बताता है। तो आप लिखो इट रिप्रेजेंट्स द सब सेल। इट रिप्रेजेंट्स द सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कहा जाएगा, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए बोला जाता है L से रिप्रेजेंट किया जाता है पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा लिखो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L R। अभी अभी बताया था कि नंबरिंग 0 से की जाती है, तो 0 से n-1 तक होगा। अब बताओ अगर आपसे ये बोला जाए L बराबर 0 है तो जानते हो किसके लिए हो, L बराबर 0 S सब सेल होता है, चाहे कोई भी हो। क्या होता है, S सब सेल। L बराबर 1 P सब सेल होता है। क्या होता है, P सब सेल। L बराबर 2 D सब सेल होता है। L बराबर 3 ये F सब सेल होता है। ऐसा होता अगर कहा जाए G सब सेल के लिए L बराबर क्या, जल्दी बोलिए, G सब सेल क्या है, L0 S सब सेल, L1 P सब सेल, L2 D सब सेल, L3 F सब सेल, L4 G सब सेल। L0 S सब सेल, L1 P सब सेल, L2 D सब सेल, L3 F सब सेल, L4 G सब सेल। ये सब सेल के नाम हैं और याद रखना आपको कि यही होगा। और क्या बताता है ये, इसकी पॉसिबल वैल्यूज बता दिया 0 से n-1 तक। अच्छा, तो हर किसी सेल के लिए कितने सब सेल अवेलेबल हैं,
nth सेल के लिए कितने सबसेल? हाँ, जो ऑर्बिट नंबर होगा वही सबसेल नंबर होगा। तो आप इस बात को लिख सकते हो कि नहीं, नंबर ऑफ सबसेल्स बराबर ऑर्बिट नंबर, लिख सकते हो कि नहीं, या सेल नंबर। तो आप लिख लो नंबर ऑफ सबसेल्स बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे समझ जल्दी आता है, बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उतने ही सबसेल होंगे। 10th सेल में 10 सबसेल, कौन कौन से, sp, df, gh, ij, kl, ऐसे। अभी तक तो 4 ही भरे हैं, तो 4 तक यूज किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और बताता है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है, क्या बताता है? हाँ, तो आप लिख लो sp/df। देखो अगर 3s हो तो इसके लिए l, आपसे कोई पूछे 1s, 2s, 3s, 4s, ns, सबके लिए l 0 रहेगा, सबके लिए 0 रहेगा। s का कोई भी ऑर्बिटल हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, किसी भी सेल में हो, l 0। इसका p सबसेल के लिए l 1 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट लिखिए इसका। तीसरा आप लिखो इट रिप्रेजेंट्स, क्या बताता है तीसरा पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स शेप ऑफ हाथ नंबर से कोई नहीं, अगर पहले आपने कुछ और लिख लिया जो बोला था तो कोई बात नहीं, अभी अगला नंबर वही आ रहा है। इट रिप्रेजेंट्स शेप ऑफ सबसेल, शेप ऑफ सबसेल। बताओ एल की वैल्यू 0 होगी तो शेप स्फेरिकल हो गया, एल 1 हो गया तो, हाँ, तो शेप भी डिसाइड करता है। फोर्थ, इट रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जानते हो क्या होता है? ओ ए एम बराबर अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1, और ये h बाई 2 पाई बाहर होता है। ये फॉर्मूला है, याद रख लो। और आपको बताया था कि h बाई 2 पाई कॉन्स्टेंट है, तो h कट भी लिख सकते हैं, वो अंडरस्टूड है। h कट, h बाई 2 पाई नहीं बताया था? h कट क्या होता है, h बाई 2 पाई। तो आप इसके बदले ये भी लिख सकते हो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बराबर अंडर रूट एल एल प्लस 1, और ये h कट बाहर, रूट के अंदर नहीं। अच्छा, यहीं पर आप ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम लिख दो, कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम याद है क्या होता है? हाँ, दोनों को मिक्स मत करना, नहीं तो भाई कई बार ऐसा हुआ ना, बच्चे आते हैं सीधे ऑर्बिटल में ये वाला लगा के बोलते ये गलत हो रहा, हमारा आ नहीं रहा, जबकि दिया है ऑर्बिटल लगा रहे हैं, ऑर्बिट ns बाई 2 पाई होता है। तो इसलिए दोनों एक साथ लिखवा दिया कि आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप समझ जाओ। ऑर्बिट होता है ये, ऑर्बिटल होता है जो इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, sp/df, उसकी शेप अलग अलग होगी। हाँ, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। मतलब ये बिल्कुल ऐसी बात है, ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ना, ये बिल्कुल वो बात है कि सच्चाई पता चल गई तो उससे ये क्वांटम, यानी क्वांटम मैकेनिक्स से ही आप ये सारी चीज़ें जो मॉडर्न फिजिक्स है, जो इतने इंस्ट्रूमेंट बने हैं, वो सब इसी वजह से बन पाए। अभी ऐसे ही क्वांटम एंटी ग्रेविटी का भी चल रहा है, अगर उसके रूट्स निकल गए तो ऐसी बॉडी आप बन जाएगी जो ग्रेविटी उसको असर ही नहीं करेगी, ऐसा ओरिएंटेशन हो जाएगा, ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जाएगा कि जो ग्रेविटी इधर फोर्स लगा रही है उसका एंटी वाला मिल जाएगा तो उसको उल्टा कर देगा। मतलब उसके रूट्स अभी सॉल्व नहीं हो पाए, उस इक्वेशन को अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया, इसके लिए सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है कि अगर उससे निकल गया जो बाइनरी डिजिट है 0101, अब क्यू बिट बनेगा 4 बिट, कैसे स्पिन कर जाएगा, 0 उससे 01 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, तो 4 ऑप्शन हो जाएंगे।
फिर आगे अगर उसी का और हो गया फिर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती। चलो यहाँ तक हो गया, चार इसकी मेन बातें बता दिया, एल क्या क्या बताता है। अब आगे, अच्छा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है, लिख लो। इट रिप्रेजेंट्स total number of orbitals in a subcell. इन अ सब सेल, एक सब सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है, जानते हो कितना होता है? 2l+1। कितने टोटल ऑर्बिटल एक सेल में? कितने कितने अगर कहा जाए एस सेल में कितने टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे एस सब सेल में? तो L0 तो 1। अगर कहा जाए P में बताओ, P का L1 होगा तो अभी 3 आता है इसी से, एक PX, एक PY, एक PZ। अगर कहा जाए D सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे तो D के लिए L2 होता है, रख दो। अच्छा अभी ये भी बताया था, अभी थोड़ा पहले से भी आप जानते हो कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो ऑर्बिटल का नंबर कितना है? 2l+1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा एक सब सेल में? जल्दी बोलिए। इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ प्रिंसिपल सेल, नहीं इन अ सब सेल, जैसे SPDF में बताता है सिर्फ, क्योंकि ऑर्बिटल का नंबर पूरा थोड़ी बता रहा है, किस में बता रहा है? सब सेल में। तो L की जिम्मेदारी सब सेल की है सिर्फ, और N की प्रिंसिपल सेल की है। चलो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, कितना? हाँ इसी का डबल कर दो, 2 × 2l+1। अच्छा एक चीज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का छूट गया, यही वाली बात पीछे जाकर लिख लो, जगह होगी जगह, यहाँ है देखो पॉइंट नंबर 6 में। इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ आपने जगह छोड़ा था कि नहीं? बगल में लिख लो फिर, टोटल नंबर ऑफ जानते हो क्या? टोटल नंबर ऑफ सब सेल्स, ये भी बताता है किसके बराबर? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, सॉरी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, इससे भी पता चलता है कितना बता सकते हो? n²। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2n²। ये आपने पढ़ा होगा पहले, नहीं पढ़ा? एक प्रिंसिपल सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन बताना हो तो कौन बताता है? 2n² से पता चलता है। इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ प्रिंसिपल सेल, कितना होगा? 2n², ये n² है। अच्छा तो अगर कहा जाए के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? जगह है तो यहाँ एग्जांपल बता दो, वैसे आगे कराना है लेकिन यहीं लिख लो। क्या जी? चलो अभी आगे एप्लीकेशन में बताएंगे। हो गया ना? एप्लीकेशन में आएगा, अभी आएगा। n हो गया, l हो गया, अब लिखो m तीसरा। तीसरा लिखिए, तीसरा क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? जल्दी बताइए, क्या रिप्रेजेंट करता है ये? जानते हो क्या? ओरिएंटेशन ऑफ द सबसेल, या उसी को ऑर्बिटल बोलते हैं। L बराबर 1, अगर सोचो समझो पहले, L बराबर 1 है तो S सबसेल है कि P? L बराबर 1 P, तो L बराबर 1 में P बताओ क्या एक ही है? P क्या एक ही होगा कि 3 आएगा? 2l+1 करोगे तो L1 रखोगे, 3 वैल्यूज आएंगी, तो वो एक PX, एक PY, एक PZ।
तो अगर आप कहोगे मैं पी सब सेल में आया हूं तो पी में किस में जाना है, मान लो आप पी ब्लॉक में चले गए, एस ब्लॉक था, पी ब्लॉक था, थर्ड में डी ब्लॉक, 3 ब्लॉक हैं, आप थर्ड फ्लोर पर गए, उसमें देखा एक में 3s 3p 3d लिखा है, तो पता चला आप 3p में जाओ, 3p में l बराबर दिया था 1, तो 3p में पहुंच गए, फिर आप वहां जैसे जाओगे तो वहां p में px py pz 3 ट्रंक रखे होंगे। तो आपको px के पास जाना है कि py की pz, ये कौन डिसाइड करेगा, m आपको बताएगा। यानी पहले आप फ्लोर पे जाओगे, थर्ड फ्लोर पे, तो n बराबर आपको ले जाएगा, आपने n बराबर 3 देखा, 3 फ्लोर पे पहुंच गए, फिर आपने उसमें 3 में गए तो 3 थे, 3s 3p 3d, तो आपको l डिसाइड करवाएगा कि आपको उसमें से किस में जाना। 3s के लिए l 0 होगा, 3p के लिए l 1 होगा, 3d के लिए l 2 होगा, तो आप अगला नंबर n के बाद l ही देखोगे, l क्या लिखा है, अगर 0 लिखा होगा, n बराबर 3 हो, l बराबर 0 हो तो आप 3s में चले जाओगे, n बराबर 3 l बराबर 1 हो तो 3p में चले जाओगे, n बराबर 3 l बराबर 2 हो तो 3d में चले जाओगे। और जैसे आप उस वाले उस सब सेल में आओगे तो वहां पर p में जाते ही आपको 3 ट्रंक वहां दिखाई देंगे, एक px, एक py, एक pz। अभी बताया कि 2l + 1 होता है, तो p में l 1 रखोगे तो 3 नंबर अपने आप आ जाएगा वो। तो एक px, एक py, एक pz है, px में x एक्सिस के अबाउट इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, py में y एक्सिस पे होते हैं, pz में z एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो ये m ही बताता है कि आपको p में से भी किस में जाना है, px में, py में, pz में। तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल बताता है, ऑर्बिटल का मतलब हो गया ये डायरेक्शन ऑफ सबसेल बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल। p एक सबसेल है, px x एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये कौन बताएगा, m बताएगा, और वही ऑर्बिटल ही है, तो इसको बोला जाता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताए, या सॉरी ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल ही ऑर्बिटल होता है। मतलब मान लो px बोल दिया किसी ने, तो आपको ये बोले कि p सबसेल x एक्सिस पर, p सबसेल ऑन x एक्सिस, तो उसका मतलब px, तो px एक ऑर्बिटल है, वही ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल भी है। तो इसीलिए लिखा जाता है ये क्या क्या बताता है, तो आप लिख लो इट रिप्रेजेंट्स ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल और ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसी को आप पहला पॉइंट मान लो। दूसरा, ईच वैल्यू ऑफ m, पहले लिखो पॉसिबल वैल्यूज क्या है, बताओ किसी को पता है पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है, क्या होती है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। बताओ पॉसिबल वैल्यूज क्या है, क्या है -L2 + L, क्या है -L2 + L इंक्लूडिंग 0। जीरो एक नंबर है, क्या है 0। मान लो एक रूम पर 0 लिख दिया जाए तो बोला जाए किसमें 0 रूम नंबर, तो रूम तो है ना वहां। 0 मतलब मैं समझो उसके मैग्नीट्यूड पर मत जाओ, 0 मतलब कुछ नहीं। तो ऐसे समझे टोकन नंबर है, टोकन जनरेट किए जाते हैं, तो वही है ये। तो अब बताओ जरा m की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल एक क्या बताता है, ये है, और m की हर कोई वैल्यू क्या बताता है, एक ऑर्बिटल को बताता है। तो आप लिख लो ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल, रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल। हर कोई वैल्यू क्या बताता है, ऑर्बिटल बताता है। चलो ये हो गया इसके बारे में। m और कुछ नहीं बताता, इतना बताता। m की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या जरा बताओ। जैसे मान लो अगर l बराबर 0 हो तो m बराबर क्या होगा 0, l बराबर 1 हो तो
m बराबर -1 0 1। अच्छा एक चीज और से ध्यान समझो, ये p सब, ये s सब सेल के लिए है ना, ये s सब सेल के लिए है, और दूसरा वाला किसके लिए है, p सब सेल के लिए है। तो आप बताओ p सब सेल में 3 ऑर्बिटल यहीं से तो निकलते हैं, क्योंकि l की 3 वैल्यू है और l की हर कोई वैल्यू m की क्या बताता है, एक ऑर्बिटल। तो आप ध्यान से देखो, इसमें ऐसा इसीलिए बनाया जाता है, एक होता है px, ये हो गया -1, ये 0, ये 1, एक हो गया px, एक हो गया py, और ये होता है pz। और ये बात ध्यान रखना कि 0 pz के लिए होता है, क्योंकि z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना गया, रेफरेंस लिया गया। फिक्स होता है कि pz का ही 0 होगा। px py मतलब ये आप मान लो रेफरेंस क्या है, pz के लिए, फॉर pz m बराबर 0 होगा, फिक्स्ड है, ठीक है, एक के लिए। बाकी किसी में से कुछ भी हो सकता है, px के लिए 1 -1 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन pz z एक्सिस रेफरेंस है तो उसके रिस्पेक्ट में 0। ये आगे लगेगा, आपको याद रखना है। चलो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। अब लास्ट में आते हैं किसपे, स्पिन क्वांटम नंबर। लिख लो, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, उसका पार्ट नहीं लेकिन बताता तो है। हाँ, उसको बोलते हैं स्पिन अप एंड स्पिन डाउन। क्लॉक एंटी क्लॉक मत लिखना, ये गलत हो, एक बार आया था ऐसा तो बच्चे लिख दिए, गलत हो गया। क्या उसमें dz स्क्वायर होता है, dz स्क्वायर, उसमें dz होता ही नहीं है, dz स्क्वायर होगा। आएगा भी, अभी आएगा, बताऊंगा। पहले बताओ, इतना लिख लिए। अगला नंबर किसका है, स्पिन का। स्पिन क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। क्या, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो आप लिखो, इट रिप्रेजेंट्स, एस में, इट रिप्रेजेंट्स स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। It represents spin of electron about its own axis. About its own axis, ठीक है। फॉर स्पिन अप, देखो क्लॉक एंटी क्लॉक ये कहा गया रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप मान लो, अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे कुछ घूम रहा है ऐसे, तो इस साइड से मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, आपके लिए एंटी होगा, होगा ना। तो रेफरेंस ऑब्जर्वर की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि क्लॉकवाइज आप बोलोगे क्लॉकवाइज के साथ साथ आपको भी बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन से देख रहा है, नहीं तो वही क्लॉकवाइज दूसरी साइड से एंटी होता है कि नहीं। मान लो हमने ऐसे घुमाया ऐसे, तो इधर से मैं किधर घुमा रहा हूँ, क्लॉक उधर से, तो गलत हो गया ना फिर। तो इसीलिए स्पिन अप और स्पिन डाउन बनाया गया। क्या बनाया गया, फॉर स्पिन अप क्या बोला गया, s बराबर +½ होता है और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे। इसके बाद लिख लो फॉर डाउन स्पिन, s बराबर -1/2। इसको अगर आप डायग्राम में दिखाना चाहते हो तो इसका मतलब ये होता है ऐसा, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन, हर किसी इलेक्ट्रॉन में ऐसा ही होगा। तो 4 क्वांटम नंबर बताए। अब आता और क्या बताता है ये, तो आप इसके कुछ पॉइंट लिख लो। इट रिप्रेजेंट्स टोटल स्पिन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जानते हो कितना होता है, √s
एस प्लस वन एच बाई टू पाई। it represents total spin. it represents total spin कितना होता है n into s। n इंटू एस मतलब प्लस माइनस हाफ, या तो s क्या होगा प्लस हाफ या माइनस हाफ, जहां पर n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एग्जाम्पल देख लोगे तो समझ जाओगे क्या होता है। जैसे मान लो तुमने एक ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, इसमें 3 स्पिन डाउन है, 3 इलेक्ट्रॉन है और स्पिन डाउन है, तो टोटल स्पिन कितना हुआ 3 इंटू माइनस वन बाई टू, क्योंकि स्पिन डाउन का माइनस हाफ होता है। तो कितने हैं वो 3। अगर मान लो तीनों स्पिन अप होते प्लस 3/2, वही इसीलिए प्लस माइनस हाफ लिया, तो प्लस होगा या माइनस होगा। और अनपेयर्ड गिनना है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना पेयर्ड में टोटल स्पिन 0 हो जाता है, 2 का, एक का प्लस हाफ एक का माइनस, तो कितना हो गया 0, उसको नहीं काउंट किया जाएगा। तीसरा, इट रिप्रेजेंट्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी। टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी जानते हो कितना होता है, समेशन ऑफ 2 टाइम्स समेशन ऑफ s प्लस 1। जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका जोड़ लो, उसमें इंटू 2 कर दो और प्लस 1 कर देना, और s है वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने हैं सबका रख लो, उसमें इंटू 2 कर दो प्लस 1 कर देना, ये टोटल स्पिन हो जाता है। तो अब एक एक करके जो अभी एप्लीकेशन था ना वो सिखाते हैं आपको। तो आप लिखो पहला क्वेश्चन, लिखिए कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फिफ्थ सेल। हाँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फिफ्थ सेल। एक एक करके एग्जाम क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए। जितना आपने सीखा उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल आते हैं वो मैं एक एक करा दे रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फिफ्थ सेल 2n² होगा, कितना आएगा। अच्छा, अगर कहा जाए के सेल में कितने, के सेल का n 1 होगा तो 2n² 2 होगा। एल सेल एम सेल एन सेल n बराबर मिलेगा ना, उससे सबका आ जाएगा, तो आप उसी में लिख लो, इसी में बी पार्ट। के एल कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के एल एम एन सेल्स, इंडिविजुअली बताना है। के सेल एल सेल कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के सेल एल सेल एम सेल एंड एन सेल। के सेल एल सेल एम सेल एंड एन सेल, हाँ वही 2 8 18 32 आ जाएगा। ठीक है, अगला टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन फोर्थ सेल, ऐसा बताओ। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन फोर्थ सेल, n² होता है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन फोर्थ सेल फॉर n बराबर 4 लिखो, ऐसा मान लो 16। कैसे है अब जरा गिन के दिखाओ। 4s 4p 4d 4f सबको जोड़ो, 4s 4p 4d 4f जोड़ो, देखो 16 आएगा। 4s में कितने ऑर्बिटल, एक। 4p में कितने हो गए, 4d 4f जोड़ो, 1 3 5 7 का सम कितना आएगा, हाँ 16 आएगा, वही n² होता है। क्या
टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर होते हैं एक प्रिंसिपल सेल में, और टोटल इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इंटू 2 होता है। जो टोटल इलेक्ट्रॉन आप जानते हो ना 2n स्क्वायर होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पता है तो 2 से डिवाइड कर दो, ऑर्बिटल आ जाएगा सीधे। नहीं समझ पाए? टोटल इलेक्ट्रॉन एक प्रिंसिपल सेल में कितने? 2n स्क्वायर। तो अगर कहा जाए एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो ऑर्बिटल नहीं निकाल पाओगे। कितना? हाँ, 2n स्क्वायर बाई 2, तो आ जाएंगे ऑर्बिटल नंबर। चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट टोटल स्पिन एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर द गिवन। इसके लिए बताना आपको। इसके लिए आप टोटल स्पिन और स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताओ, और बी पार्ट में भी एक लिख रहा हूं, इसके लिए भी बताओ। चलिए इसका बताइए। बताओ इसमें क्या आएगा? टोटल स्पिन कितना? कितना? टोटल स्पिन बोलिए कितना? ये हो जाएगा 3 इंटू प्लस हाफ, यही होगा ना। तो +3/2 लिखोगे हम। अच्छा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी? जल्दी बोले, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना? 3। देखो क्या करोगे, सब 2 टाइम्स, सबका सम कितना आएगा? +1/2 +1/2 +1/2 +1, तो सबका 3/2 आएगा। हाँ, तो ये टोटल आ जाएगा 4। 5 कहाँ से आ गया इसका टोटल स्पिन बताइए। ये d ऑर्बिटल है, तो आएगा कितना? 4 इंटू +1/2, तो +2। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी? सबका सम कितना आएगा? तो जानते हो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा dz स्क्वायर, आप नोट करके लिख लो। dz स्क्वायर के लिए m क्या होता है? 0। क्या होता है? हाँ, नोट करके आप लिख लो कहीं पे। dz स्क्वायर के लिए, जहां pz के लिए लिखा था ना आपने, pz के लिए 0 था, वैसे लिख लो। सिमिलरली फॉर dz स्क्वायर m इज 0। pz के लिए लिखा था कि नहीं, वही लिख लो। dz स्क्वायर के लिए फॉर dz स्क्वायर m इज इक्वल टू 0। बाकी सबके लिए कुछ भी हो सकता है। फॉर dz स्क्वायर m कितना होता है? हाँ, 0। 5 बॉक्स बनेंगे, एक dz स्क्वायर का होगा तो वो 0 फिक्स है, बाकी सब कुछ भी हो सकते हैं। चलो, आपने क्या क्या सीख लिया? क्वांटम नंबर को अप्लाई करना। अब सवाल देखो क्या क्या। अब आपसे कहा जाएगा जितने भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना आप। जैसे सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। कितने? तो हर किसी इलेक्ट्रॉन का 4-4 एड्रेस होगा। क्या होगा?
पहले इलेक्ट्रॉन की भी 4 क्वांटम नंबर होगी, दूसरे की भी, तीसरे की भी, ऐसे 11वें की, सबकी 4 क्वांटम नंबर होंगे। समझ पाए? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की भी 4 क्वांटम नंबर, उसका भी n होगा, l होगा, m होगा, s होगा। लास्ट वाले ऐसे 11 हैं तो सबके। कॉपर में 29 होते हैं तो 29 इलेक्ट्रॉन का n, l, m, s सब होता है। अब उससे रिलेटेड सवाल आते हैं, तो आप लिखो फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम 11। चलो शुरुआत आसान सवाल से करते, नहीं तो क्रोमियम लिखना था मुझे। हाँ क्रोमियम लिखना था एक्चुअली। चलो सोडियम सीख लो, एक्सेप्शन नहीं है, बस थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा। क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन अगर आता होगा तो कर पाओगे, आधे लोगों को नहीं आता होगा, इसीलिए नहीं दिया है। आगे अगर आता है तो कर, दोनों करके दिखाओ। ये भी बताओ इसके बाद क्रोमियम ही करना है, और वो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन का बताना है, आखिरी वाले का। क्या जी? बताओ जी क्या आया? लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का बताना, आखिरी इलेक्ट्रॉन का। तो अब देखो एक चीज ये मान के चलिए कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता जरूर होगा। हाँ नहीं तो अभी अभी आगे पढ़ाया जाएगा जिसको नहीं आता। तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, फिर 2p6, 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर थर्ड सेल में है, तो n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर +1/2, और माइनस भी हो सकता है। किसी ने रोका नहीं आपको, उसको आप स्पिन डाउन नहीं भर सकते। एक इलेक्ट्रॉन है कैसे भी भर सकते हो, तो +½ भी हो सकता है और -½ भी हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्रोमियम 24 का बताओ, क्रोमियम 24 का। बताइए। पहले बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहां पे? कहां पे है? 3d
कितने लोगों का 3d5 आया? हाथ उठाइए। 3d5 ही होगा। 3d लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d5 में ही होगा। कितने लोगों का आया? कितने लोगों का? हाथ उठाइए। 3d5 वालों का आंसर गलत होगा। बताओ क्रोमियम, यही तो मैं आपसे पूछ रहा था, सबको आता है नहीं कॉन्फिगरेशन? तो आप लोग बोले आता है। बताओ इसका कॉन्फिगरेशन ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते समय तो लास्ट में भरा ये एनर्जी लेवल के हिसाब से, ये अपनी किस्मत के हिसाब से इससे आगे गया, मतलब उसी बोलते हैं अबव प्रिंसिपल, एनर्जी लेवल उसका ज्यादा होता है। लेकिन अगर कहा जाए कौन नजदीक है कौन दूर है तो ऑर्बिट नंबर से पता चलेगा। समझ पाए आप? कौन इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दूर है तो कहा जाएगा 4 वाला इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दूर है, तो 4s लास्ट माना जाएगा, ये वाला नहीं। वो एनर्जी लेवल के हिसाब से फिलिंग की गई है, अबव रूल की वजह से ऐसा होता है। 3d बाद में बढ़ता है, 4s पहले। लेकिन अगर कहा जाए न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर कौन सा है, जो न्यूक्लियस से दूर है उसी को लास्ट माना जाएगा, तो वो 4s में है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये होगा आपका। इसका n बराबर 4, l बराबर 0, m 0, s बराबर प्लस हाफ भी और माइनस हाफ, कुछ भी हो सकता है। तो प्लस माइनस एक साथ लिख दे रहे हैं, या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ। चलिए एक पार्ट और लिखिए, एक क्वेश्चन और। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n प्लस l इज इक्वल टू 4। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स having n plus l is equal to 4 in जिंक। जिंक का कितना होता है? 30। चलो देखते हैं कितने लोग इस बात को सॉल्व कर पाते हैं। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। n प्लस एल बराबर कितना? 4 होना चाहिए। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं? कितने? इतना कम तो नहीं आएगा 2। चलो जी आप बताओ। अभी नहीं आया? फोर एस में और 2 आ रहा है आपका? 2 कितने लोगों का आ रहा है? हाथ उठाइए, वो लोग खड़े हो जाएं। 2 वालों को आंसर खड़े हो सकता है, लोग खड़े हो जाइए। नहीं 8 नहीं 2 ही आएगा, खड़े हो जाओ जी। 2 किसका किसका आया? नहीं आया? क्यों, खड़े होने में क्या दिक्कत है? हाँ वही तो, आप खड़े हो तालियां बजवा दोगे, लेकिन गलत है आप लोगों का। कितना? कैसे पता किया? हाँ यही आएंगे। अच्छा तो कितने लोग 6 आंसर? कितने लोग आया? 8 का है? 8 50 का है? आपको 50 आया? हाँ इसी बच्चे का सही। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब लोग ताली बजाओ इस बालक को। 50 जान दो क्यों? क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 30 थे, इन्होंने 50 बना दिया इसमें।
तो टोटल इलेक्ट्रॉन 30 थे, इनका 50 आ गया है। अच्छा, तो 8 कितने लोगों का आ रहा है? हाँ, 8 ही इसका सही आंसर होगा। ध्यान से देखो कितना आएगा। जिंक का 30 है, आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वोल्यूशन करके देखो तो कितना आ जाएगा। 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 आगे 4s2 3d10। अब आप सब जगह चेक करो, क्रॉस चेक करो, कहां कहां पर आप जो चाह रहे हो वो हो जाएगा। यहां बताओ n बराबर क्या है 1, l बराबर क्या है 0, n प्लस l कितना आएगा 1। तो ये हमें नहीं चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन थे ऐसा, वो चाहिए ही नहीं, n प्लस l से ही पता चल जाएगा। n बराबर 2 l बराबर 0, तो ये भी आपको नहीं चाहिए। n बराबर 2 l बराबर 1 3, ये भी आपको नहीं चाहिए। यहाँ बताओ n बराबर 3 l बराबर 0, तो 3 आएगा, ये भी नहीं चाहिए। इधर आइए, n बराबर 3 l बराबर 1, ये आपका चाहिए। n प्लस l 4 है, तो ये आपको चाहिए। ऐसा 6 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। हाँ, अभी चेक कर रहे हैं ना, अभी कहाँ पूरा हुआ। n बराबर 4 l बराबर 0, तो इसका 4 आएगा। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पाए गए। इनका देखो, n बराबर 3 l बराबर 2, तो कितना आया n प्लस l, ये चाहिए कि नहीं। n प्लस l बराबर 4 करने वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 वाले 2 ही हैं। ये कौन है? ये भी तो है। n प्लस l बराबर 4, इनका भी तो है। 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 6 प्लस 2 कितना होता है। अच्छा, मान लो अगर ऐसा होता, इसी का मैं बी पार्ट लिख रहा हूं, n प्लस l बराबर 4 होता एंड s बराबर -½ होता, इसका आंसर कितना होता तब? इसका आंसर कितना होता? इसी में बोला जाता है ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो n प्लस l 4 और s -½ जस्टिफाई कर रहे हैं। तो जितना आया उसका आधा कर देना, क्योंकि जितने 8 इलेक्ट्रॉन n प्लस l 4 है, तो 4 स्पिन अप होंगे, 4 स्पिन डाउन होंगे। 8 है ना, पूरा ऑर्बिटल भरा हुआ है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये भी कई बार आ चुका है। चलो एक मौका और है आप लोगों को। हाँ, चलिए लिखिए। इफ अबव प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, हाँ लिखो, इफ अबव प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड। इफ अबव प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अबव प्रिंसिपल नहीं फॉलो हो, अगर मान लो ऐसा बोल दिया जाए, ऐसा कई बार आया है। चलिए इसका आंसर बताइए, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। जानते हो, आपने अभी ये फीलिंग सीखा होगा, ध्यान से समझिए। थोड़ा अबव प्रिंसिपल बता देता हूँ क्या होता है, अभी आगे आएगा। 1s के बाद आप क्या भरते थे? 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, फिर 3p, इसके बाद
4s बताओ क्यों भरा आपने, जबकि 3d का नंबर था। यही अबव रूल है, एनर्जी लेवल अबव रूल ही एनर्जी कहता है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरो। अब कहा जा रहा है उसको आप मत फॉलो करो, ऐसी जगह बोला गया मत फॉलो करो, तो आप कहोगे आप 3p के बाद 4s नहीं 3d आ जाएगा, जो होना चाहिए था। अबव रूल की वजह से, अबव रूल की वजह से 4s पहले 3d बाद में आता है। अब बोला गया आप अबव रूल मत फॉलो करो, तो अब आप 4s नहीं भरोगे, बाकी भरोगे। बताइए कितना आ जाएगा? निखिल का नहीं लिख पा रहे 28, बताओ क्या हो जाएगा? 1s2, हाँ 0 कितने लोगों का आया, खड़े हो जाइए। थ्री डी 10 आएगा। अब 4s में जो इलेक्ट्रॉन भरता था ना वो नहीं भरेगा, वो 3d में भर जाएगा। तो ऐसा करने वाले, और n+l 5 कहाँ है? बस एक ही जगह है, क्या है? n बराबर 3, l बराबर 2, तो n+l बराबर 5। बाकी तो ये मैच ही नहीं करेंगे, 5 किसी का आएगा नहीं। ऐसा करने वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। इस बच्चे का सही है जिसने 50 बोला था, अभी 50 कहाँ से ला दिए थे? तो 50 कर दिए, टोटल इलेक्ट्रॉन ही 30 है और उसमें 50 डेवलप हो गए। चलो ठीक है, अगली क्लास में आगे कराएंगे। क्वेश्चन करना आप लोग घर पे।